बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ योर स्केलेटन। मैंने आप लोगों से की बात इसलिए कही कि हम स्केलेटन के रेफरेंस से आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द स्केलेटन। व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या क्या गलत हो सकता है हमारे स्केलेटन के साथ जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। इसको स्टडी करने के लिए लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटीज ऑफ द स्केलेटन। फॉर्मेशन बनना, डिफॉर्मिटीज बिगाड़ पैदा होना, यानी कि हमारे स्केलेटन के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं। वी कैन हैव नंबर ऑफ एबनॉर्मलिटीज और उसकी नंबर ऑफ कॉजेज हो सकती हैं। हमने आप लोगों की आसानी के लिए उनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें जो सबसे पहली कॉज है दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कॉज। दिस वन इज अ जेनेटिक कॉज। और नंबर 2 पे हम स्टडी करेंगे हार्मोनल कॉज, और थर्ड पे स्टडी करेंगे न्यूट्रिशनल कॉज। जब मैं जेनेटिक कॉज की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली लैकिंग फ्यू जीन्स। या तो उसमें वो जीन मेल फॉर्म था, और या फिर उसमें वो वाला जीन एब्सेंट था कि जिसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रक्चर बनना था, और उस नॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म होना था। जब ये चीज़ नहीं होगी तो जाहिर है कि उसकी वजह से स्केलेटन में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आएगी। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं। ये अगेन वही बात है, हमेशा बोलता हूँ, ये एफएससी का लेवल है। इसके अलावा बहुत से डिसऑर्डर्स जब मेडिकल में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इनके बारे में ज़रूर पता चलेगा। अभी हम आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं। उनमें से पहला डिसऑर्डर दैट इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी एंड दैट इज क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट को हम क्या बोलते हैं? हेयर लिप। जिस तरह खरगोश के होंठ के 2 हिस्से होते हैं, ऐसे ही न्यूबॉर्न बेबी के होंठ, खास तौर पे हम बात करें ऊपर वाले होंठ की, कि इसके 2 हिस्से हो सकते हैं। वैसे तो 3 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर होंठ, लुक एट दिस वेरी इमेज, आपको नजर आ रहा है एक बहुत ही प्यारा सा बेबी, लेकिन उसका होंठ दरमियान में से कटा हुआ है। इस किस्म के बेबी को, जिसमें उसका होंठ कटा हुआ, हम बोलते हैं कि ही सफरिंग फ्रॉम द लिप क्लेफ्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कट है इट मे कंटिन्यू टुवर्ड्स डॉर्सल साइड, बैक की तरफ कंटिन्यू हो, और ये सम टाइम हमारे हार्ड पैलेटाइन, जिसे हम बोलते हैं तालू, लुक एट दिस, इस पर्टिकुलर इमेज को देखें कि जस्ट प्रोट्रूडिंग बैक, ये पीछे की तरफ को बढ़ रहा है, और इसने तालू को पूरा चीरते हुए उसके 2 हिस्से कर दिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस थर्ड इमेज को देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि जब लिप के 3 हिस्से बने तो ये पीछे से एक कॉमन, और उसके बाद आगे इसकी 2 कट्स प्रोड्यूस हो गए। तो कहने का मकसद यह है कि जब भी लिप के अंदर कट प्रोड्यूस हो जाए तो हम उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? लिप क्लेफ्ट। और अगर पैलेटाइन में भी क्लेफ्ट प्रेजेंट, हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। अब इसकी हम देखते हैं व्हाट एनाटॉमिकल बेसिस। जब हम तीसरे या चौथे वीक में हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है प्रेगनेंसी के दौरान में, तो उस टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्टेज होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूरुला। आप पढ़ेंगे डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, उसका नाम होता है न्यूरुला। तो जब न्यूरुला की फेस से आगे चलते हैं तो फिर हमारा फेस बनना शुरू होता है। उस फेस की फॉर्मेशन के दौरान में हमारे पास 2 बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बोन्स है, उनमें से एक का नाम है पैलेटाइन और एक का नाम है मैक्सिला। आप इस डायग्राम में देखिए, आपको नजर आएगा कि हम लोगों ने एक डिस्टिंक्ट शेप मतलब डिस्टिंक्ट कलर दे दिया है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। और ये जो बोन आपको ब्लिंक होती हुई नजर आ रही है, बेसिकली इट इज व्हाट? मैक्सिला। इस मैक्सिला की 2 साइड, एक बाएं वाली और एक अंदर वाली साइड से मैक्सिलरी प्रोसेसेस, लुक एट माय हैंड्स। अगर आप मेरे हाथों की तरफ देखेंगे तो अगर ये कहीं मेरे पास क्या है मैक्सिला, और ये मैक्सिला है, तो इसके ऊपर से प्रोसेसेस ग्रो करना शुरू करते हैं, राइट। और सिमिलरली जो मेरे सेंटर में, अब आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो आपको नजर आ रही है
पोजीशन ऑफ व्हाट, पैलेटाइन। यहाँ से भी प्रोसेसेस ग्रो करते हैं साइड पर, राइट। अब साइडों से ग्रो करने वाले प्रोसेस और सेंटर से ग्रो करने वाले प्रोसेसेस बाद में आके दरमियान में फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक डोम, एक गुम्बद सा बन जाता है मेरी बकल कैविटी के ऊपर, दैट इज मेकिंग रूफ ऑफ माई बकल कैविटी। What is the job of this particular partition? It is keeping your nasal cavity and oral cavity separate. आपको याद है जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का स्कल 3 फ्लोर्स पे कंसिस्ट करता है। पहले फ्लोर में आप लोगों का ब्रेन था, दूसरे फ्लोर में से सिंपल एयर पास होती है, और तीसरे वाले फ्लोर में से दैट इज बेसिकली ऑक्यूपाइड, दैट इज बेसिकली आर्म्ड विद टंग एंड टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड, दैट इज ओरल कैविटी। यहाँ से आप जाहिर है नॉट ओनली फूड को पास कर सकते हैं बल्कि एयर को भी पास कर सकते हैं। लेकिन जब किसी बच्चे के पास ये वाला काम नहीं होगा तो फिर जाहिर है हमारा पैलेटाइन कंप्लीटली फॉर्म नहीं होगा, बल्कि दरमियान में एक गैप रह जाएगा। अब इस गैप में से जब हमने फूड खाई तो ये फूड ऊपर जा सकती है। कहाँ जा सकती है? जाहिर है इस पर्टिकुलर कैविटी के ऊपर भी जा सकती है। तो फिर क्या होगा कि ये बच्चा क्या कर सकता है, अपनी फूड, अपनी एयर के साथ साथ फूड को भी अपनी ट्रेकिया के अंदर लेके जा सकता है। तो जब फूड ट्रेकिया में चली जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे एक ऐसा मीडियम बन गया जहाँ पे बहुत से बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया जो हैं वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी तो उससे डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज एस्पिरेशनल निमोनिया, राइट। अदरवाइज अगर हम इसे बोलें कि इस प्रॉब्लम के अलावा इट इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर, हाँ सकलिंग ऑफ मिल्क में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसके लिए हमने स्पेशल टाइप्स के निपल्स यू कैन से डिज़ाइन किए होते हैं, जिसको हम फीडर्स के ऊपर लगा के तो बच्चे को क्या करते हैं, फीड कर रहे होते हैं। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि हम एज सुन एज पॉसिबल इसकी कॉस्मेटिक सर्जरी करा दें। जब हम कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं तो फिर हम लोग इन प्रोसेस के दरमियान में जो गैप होता है उसको कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए फिल कर देते हैं, और बाज़ का देखने वाले को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर सर्जरी हुई है। लेकिन बहरहाल ये आज की बात है। अगर आप इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की बेस जानेंगे तो जाहिर है जैसे मैंने बोला कि दोनों पेरेंट्स में से कोई ना कोई ऐसा पेरेंट है जिसके अंदर इस पर्टिकुलर जीन का एक पार्ट मौजूद नहीं था। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स वो ये है कि देखा यह गया है कि जिन मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, आमतौर पर उनके बच्चों के अंदर भी ये वाली चीज़ आ जाती है। फिर इसके अलावा जो स्मोकर मदर्स होती है उनके अंदर भी ये वाला रेट ज़्यादा देखा गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों चीज़ें मिलकर बच्चे की क्या बता रही हैं, अपीयरेंस बना रही हैं। अपीयरेंस क्या है? फिनोटाइप। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि फिनोटाइप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट, यानी कि अगर उसकी जीन खराब है या उसका एनवायरनमेंट खराब है, मीन्स फूड सही नहीं खा रहे, ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो डेवलपमेंट को हैम्पर कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो ये दो चीज़ें मिलके या इनमें से कोई एक क्या कॉज कर सकती है? क्लेफ्ट पैलेट, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास पहली डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। नाउ वी वांट टू जंप टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोसेफेली। यू आर लर्नर्ड पर्सन्स, आपको पता है माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटी सी, और सेफेलिक रीजन कौन सा होता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, हेड रीजन। यानी कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि जिनका सर छोटा होता है, राइट। आप लोग हमारे यहाँ पर एक इलाका है गुजरात के पास जहाँ पे किसी एक बुजुर्ग का मज़ार, उन्हें बोलते हैं हम हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह, बड़े एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके मज़ार के इर्द गिर्द आप लोगों को ऐसे बहुत से लोग नज़र आएंगे कि जिनके सर बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए इन छोटे छोटे सर वाले ऑर्गेनिजम्स की दो वजूहात हैं। एक डेफिनेटली जीन के इन ऑर्गेनिजम्स में ब्रेन को बड़ा करने वाला या स्कल को बड़ा करने वाला जीन ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो माइक्रोसेफेली का शिकार होते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ जैसे हम बोलते हैं जहालत। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने मन्नत मांगी होती है वो अपने बच्चे को वहाँ छोड़ आते हैं, और ये वाले लोग उनके सर के ऊपर पीतल के बने हुए कैप्स डाल देते हैं, राइट, जिसकी वजह से उनके बाकी सर तो बड़ा हो जाता है मगर सर बड़ा नहीं होता। इन ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन का चांस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इनका नंबर हमारे इलाके में या हमारे पंजाब में ज़्यादा होने की यही बड़ी वजह है। तो बहरहाल अगर जीन्स एब्सेंट होंगे तो भी माइक्रोसेफेली में छोटे सर वाली बीमारी हो जाएगी। आमतौर पर लोग इन्हें शाहदौला के चूहे के नाम से जानते हैं। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट थिंग।
इफ़ यू वांट टू सी द पिक्चर्स ऑफ दीज माइक्रोसेफेलिक ऑर्गेनिजम्स, तो वैसे तो आपने देखे हुए, जस्ट फॉर again reinforcement, look at this image, it is for the microcephalic organisms. जब किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखें तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए. Now we want to discuss another disorder that is called as arthritis. What is arthritis? आपको पता है कि whenever two bones articulate together or join together, look at this, तो हम इसे नाम कर देते थे, इसका नाम था joint. And study of joints is called as arthrology. हमने अभी आर्थोलॉजी का लेक्चर लिया था थोड़े से पहले, आपको याद होगा, उसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ जॉइंट्स. तो बेसिकली एट दैट टाइम वी वर आर्थ्रोलॉजिस्ट्स बिकॉज वी वर स्टडिंग आर्थ्रोलॉजी. अब इस पर्टिकुलर मोमेंट में आपने अंडरस्टैंड करना है एक वर्ड, और वो वर्ड क्या है? आइटस. जहाँ कहीं भी वर्ड आता है आइटस, तो उसका मतलब ये हमारे स्टूडेंट्स कि हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की. ये बहुत दफ़ा आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि इन्फ्लेमेशन 5 चीज़ों का क्या है? मजमुआ है. वो क्या था मेरे पास? यस, रेडनेस, देन स्वेलिंग, देन पेन, देन लैक ऑफ फंक्शन, देन लो ग्रेड फीवर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. अगर ये वाले 5 सिम्टम इकट्ठे हो गए तो हम इसे क्या बोलते हैं? आइटस, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स. कहा जाता है कि बहुत सारे जॉइंट्स, बहुत सारी आर्थराइटिस की कॉजेज में से एक कॉज जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी भी है. यानी कि बाज़ औक़ात ये बिल्ट इन प्रोसेस अल्लाह ताला की तरफ से उस जीन में ही एब्नॉर्मेलिटी होती है कि एक ख़ास एज में जाने के बाद इन पर्टिकुलर जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है. और बहुत से लोग कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ठीक है, ये बाय नेचर है कि ये इसकी अपनी बनाई हुई एंटीजन एंटीबॉडी ऐड करके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करवा देती है. अगर इन्फ्लेमेशन सिर्फ जोड़ तक हो तो हम उसे बोलते हैं आर्थराइटिस. डेलिबरेटली मैंने इसको बाद में पढ़ाया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज कि इनिशियल केस में सिर्फ जॉइंट इन्फ्लेम्ड होते हैं, लेकिन बाद में इसके साथ जो बोन्स के एंड्स हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं. और अगर आप लोगों के पास क्या शामिल हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स? दोनों चीज़ें, यानी कि बोन्स भी, यानी कि सॉरी नंबर 1 पे जॉइंट्स और फिर नंबर 2 पे बोन्स भी शामिल हो जाए इन्फ्लेमेशन में, तो फिर ये डिजीज कंपाउंड हो गई और उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉज दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनल डिफॉर्मिटी ऑफ द स्केलेटन. दिस वेरी डिसऑर्डर जिसे हम पढ़ना चाह रहे हैं, इट्स नेम इज ऑस्टियोपोरोसिस. Whenever we use the term osteo, आपको पता ही है कि उसका मतलब है हमारे पास बोन, अभी मैंने जिक्र भी किया था ऊपर. तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बोन्स में क्या प्रोड्यूस हो जाएं? पोरोसिस, पोर्स डेवलप हो जाएं, तो फिर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस. अब जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इससे मुराद मेरे पास क्या है? लुक एट दिस इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू इनकलकेट इन योर माइंड, कि आपको याद है कि हमारी बोन एक ख़ास प्रोटीन नेटवर्क या ढांचे के बनी हुई थी, उसे मैंने नाम दिया था क्या? कोलेजन. व्हेन कोलेजन फाइबर्स दे इम्प्रेग्नेट देमसेल्फ विद कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स, तो बोन बिकम हार्ड, राइट? व्हेन द बोन बिकम वेरी हार्ड, इट बिकम रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग. It is very hard to break. It is not brittle. ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर बोन में से क्या करूं? कैल्शियम और फॉस्फेट्स को निकाल लूं, तो डेफिनेटली उन जगहों पे कि जहां पे कैल्शियम और फॉस्फेट दाखिल हुआ था वहां पे सुराख प्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट? आपको याद है अपने कल एक बात कही थी कि जो हमारी बोन्स हैं वो हमारे मिनरल्स का रिजर्वायर भी हैं. लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म को बाहर से खाने के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट मिल ही नहीं रहे, या उसको पिक करने वाला एक एजेंट जिसे विटामिन डी कहते हैं वो नहीं मिल रहा, तो फिर शॉर्ट सी बात है कि मेरा जो रिजर्वायर है, इट बिगिन टू रिलीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स इनटू द ब्लड, राइट? तो इस लिहाज से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिजीज हो जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस की. अब मुझे कैसे पता चले ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है या नहीं? तो इसके लिए मेरे पास 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं. पहली बात यह है कि यूजुअली जो हमारी फीमेल्स हैं,
हमारी मदर्स, हमारी खालाएं, हमारी चचियाँ, हमारी ताइयाँ, उन बड़ी उम्र की औरतों की बात कर रहे हैं कि जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, जिनकी एज 40 से ज़्यादा है और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, सिडेटिव। सिडेटिव का मतलब होता है कि वो बैठी रहती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेसाइल टाइप ऑफ मूवमेंट, बैठी हैं तो बस बैठी हुई हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिडेटिव स्टाइल। अब स्टाइल सिडेटिव है, उम्र 40 से ज़्यादा हो गई है और उनकी ओवरीज अब ज़्यादा फंक्शनल नहीं रही, तो उनकी ओवरीज एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, उसका नाम होता है स्टूडेंट्स व्हाट, एस्ट्रोजन। क्या नाम है उस पर्टिकुलर हार्मोन का, यस, एस्ट्रोजन। तो व्हेन देयर इज नो एस्ट्रोजन इन द ब्लड, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, कि इस पर्टिकुलर हार्मोन की एब्सेंस में अब वो सारे के सारे पैरामीटर्स के जिनको एक्टिवेट होना चाहिए था, जिन्हें इस पर्टिकुलर बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को होल्ड करना चाहिए था, अब वो खत्म हो गए। जाहिर है बोन में से कैल्शियम और फॉस्फेट निकल जाएगा, बोन डीमिनरलाइज हो जाएगी। अब अगर ये वाली मोहतरमा हमारी आंटी, चची, ताई, फूफी, वटेवर, जब भी खुदा ना खास्ता ये कहीं से स्लिप होंगी, गिरेंगी, तो सबसे पहले इनकी सबसे डेलिकेट पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन उस पर इंपैक्ट आएगा। आपको याद है मैंने क्या बोला था, जी हाँ, हमारी सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी थी, फीमर, लेकिन उसके ऊपर एक डेलिकेट नेक के साथ क्या लगा हुआ है, हेड। लुक एट दिस वेरी इमेज, आपको नजर आ रहा है ये वाला हेड, तो इट इज वेरी फ्रेजाइल फ्रॉम द मेंशन्ड प्लेस, ठीक है। तो जब भी ये मोहतरमा गिरेंगी तो सबसे पहले ये वाला बॉल ब्रेक हो जाएगा, हम बोलते हैं इसका कुला टूट गया है, इसका हिप ब्रेक हो गई है, राइट। तो उस ब्रेक होने की दो बड़ी वजूहात है, एक तो हमारी जो आजकल के फ्लोरिंग है वो बड़ी स्लिपरी हो गई है, और नंबर 2 बढ़ती हुई एज, और नंबर 3 वीक बोन्स। तो इनकी वजह से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इन +40 खवातीन की मोबिलिटी को प्रोलॉन्ग कर सकते हो, तो हम उनसे दस्त बदस्त क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कीप योर सेल्फ इन मोशन, हरकत में रहें। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगी, वॉक करेंगी, रो में वॉक करेंगी, घर में या बाग में या वेयर एवर, तो उतना ही आप लोगों के जॉइंट, आप लोगों की बोन्स के स्ट्रेंथन रहने का चांस ज़्यादा होगा। प्लस एक काम आपने और करना है, वो ये है कि आप इन मोहतरमा की एक थेरेपी करें, एंड दैट वेरी थेरेपी इज कॉल्ड एज ERT। Whenever we use the term ERT, it stands for estrogen replacement therapy, यानी कि हम इनको एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से इनके मिनरल्स बोन्स में ज़्यादा देर तक क्या रहेंगे, स्टोर्ड रहेंगे या कैप्चर्ड रहेंगे, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार नहीं होंगी। सो इफ़ यू लव योर ओल्ड मदर, तो यू मस्ट हैव सम टेस्ट रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ द बोन। बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, हमारे पास एक मशीन होती है, उस मशीन में हम अपने पाँव को डाल देते हैं और उसको ऑन कर देते हैं, कोई सिंपल सी एडिशन पास होती है, और वो एडिशन पास होने के बाद बताती हैं कि इनकी बोन के अंदर कितना कैल्शियम है और कितना कैल्शियम नहीं है। मीन्स इट इज़ गोइंग टू मेजर द बोन डेंसिटी। अगर बोन डेंसिटी ठीक है तो वेल एंड गुड, और अगर ये डिप्लीट हो रही है तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, उनको कैल्शियम देना चाहिए, उनको विटामिन D देना चाहिए, और प्लस उनकी ERT करनी चाहिए। देन this 70-year-old lady even can take part in marathon race, no problem at all, because she has very strong bones. तो खाली दूध पीने से कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं होता। Let's move to the next topic. Now we want to discuss the nutritional causes. कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं कि जिनकी कॉज न्यूट्रिशनल है, मींस या तो आपको खाने को वो चीज़ नहीं मिल रही या कम मिल रही। तो उस वाले केस में जो बोन्स में एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस होंगी, उन्हें उनकी बेस क्या होगी, न्यूट्रिशनल बेस होगी। पहला मैंने एक वर्ड लिखा है ऑस्टियोमलेशिया। आप लोगों की बुक में ये वाला ए मिस है, दिस ए इज मिसिंग इन योर बुक। नोट दिस थिंग, द वर्ड इज मलेशिया, इट इज नॉट मेल्सिया। आप बुक में लिखा हुआ है MALCIA। सो दिस पर्टिकुलर ऑस्टियोमलेशिया इज बेसिकली बोइंग ऑफ द बोन, आपकी हड्डियों का टेढ़ा हो जाना। बो क्या होता है, किसी कमान की तरह से हो जाना, बो, बोइंग ऑफ बोन्स। अब ये आमतौर पे किन लोगों में होती है, ये होती है हमारे
बीन्स बाबाजी में, ओल्ड एज के मर्द में, क्या ऑफ कोर्स ओल्ड एज की औरत में भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कैल्शियम और विटामिन डी नहीं मिल रहा। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप लोगों के पास एक बुक रैक हो और आपकी जो सारी की सारी बुक्स हैं वो टेबल पे पड़ी हो, तो ये वाली बुक्स, फर्ज कर लेते हैं ये वाली बुक्स क्या है, कैल्शियम, और जो आप लोगों का बुक रैक है वो क्या है, कोलेजन फाइबर। अब इस कोलेजन फाइबर के अंदर मैंने उठा के बुक्स को रखना है, वो बुक्स क्या है, कैल्शियम। ये कैल्शियम खुद से उठ के बुक रैक में नहीं जा सकता। कैसे जाएगा? डेफिनेटली देयर शुड बी सम कैरियर। वो कैरियर क्या है, विटामिन डी। खाली कैल्शियम पिएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली विटामिन डी पिएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप लोग दोनों चीजें मिल के इस्तेमाल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, उनकी सप्लाई के लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, तो तभी आप लोगों का कैरियर मींस विटामिन डी कैल्शियम को पिक करेगा और उसे ब्लड में से उठा के बुक रैक यानी कि कोलेजन फाइबर ऑफ द बोन्स के अंदर प्लेस कर देगा। अगर आपके पास डेफिशिएंसी है विटामिन डी की तो भी ये प्रॉब्लम होगी, आपके पास डेफिशिएंसी है कैल्शियम की तो भी ये प्रॉब्लम होगी, राइट। आमतौर पर ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में होती है, जब ये चीज़ें खाने के बावजूद समटाइम ये चीज़ें मेल एब्जॉर्ब्ड होती हैं फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन और द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जाहिर है बोन्स कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे, वो सॉफ्ट हो जाएंगी, और जब आप उन पे वजन डालेंगे, किसी भी नरम चीज़ पर वजन डालेंगे, तो वो बिल्कुल सीधी नहीं रहेगी बल्कि इट विल बेंड आउटवर्ड और इनवर्ड। ये जो एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं ये नॉट ओनली हमें लॉन्ग बोन्स में नजर आती हैं बल्कि इन ऑर्गेनिजम्स के पेल्विक रीजन में भी नजर आ रही होती। अगर ये वाली एब्नॉर्मैलिटीज किसी बूढ़े बंदे या बंदी में हो तो हम बोलते हैं ऑस्टियोमैलेजिया, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर यही वाली प्रॉब्लम किसी छोटे से बच्चे के साथ हो, लुक एट दिस इमेज, एक बच्चे को हमने लिया हुआ है और ये बच्चे की हमें टांगे नजर आ रही हैं, ये इमेज हमने पहले भी यूज किया हुआ है, तो आपको नजर आएगा कि इस बच्चे की जो टांगे हैं दे आर नॉट स्ट्रेट इनफ, बल्कि दे आर, अगर मैं इनको आपस में जोड़ूं तो इट इज समथिंग लाइक अ रैकेट, जैसे टेबल टेनिस का रैकेट होता है, कुछ वैसी शक्ल बन गई है इसकी। तो इस वाले डिसऑर्डर की कॉज भी वही है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो फिर डिजीज क्या हो जाएगी मेरे पास, रिकेट्स। अब क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? तो आंसर इज कि अगर तो आप इसे बहुत जल्दी से क्योर करना शुरू कर दें, आप इनकी साइन एंड सिम्टम को जब बहुत जल्दी से नोटिफाई कर लें तो फिर तो गुजरने से फायदा हो सकता है, लेकिन सम टाइम जो रिपेयर है वो जो डैमेज है वो इररिपेयरेबल भी हो सकता है। मैं फिर बोलूँगा, अगर आप अपने ओल्ड लोगों से प्यार करते हैं और चलता फिरता देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चलाए फिराए रहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनकी न्यूट्रिशन का प्रॉपर ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर। अब हम इसके अलावा जो डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं ये वो इन 3 कैटेगरीज में नहीं आ रहे हैं, इट इज समथिंग एल्स। बहरहाल दे आर पार्ट ऑफ आवर टॉपिक डिफॉर्मिटी ऑफ स्केलेटन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर। Yes, my dear students, now we want to discuss the next disorder that is called as a disc slip. What is disc? क्या हमारी बॉडी में कहीं वो डिस्क डलती है, सीढ़ी डलती है जो कि स्लिप हो, जो तो हम बोलेंगे वी आर सफरिंग फ्रॉम डिस्क स्लिप डिसऑर्डर? तो आंसर इज डेफिनेटली नो। आप लोग कल के लेक्चर को याद करें तो हमने बोला था कि वी हैव गॉट अ कॉलम दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्री थे जो कि कॉम्पैक्ट बोन्स के बने हुए थे, लेकिन जब भी 2 हार्ड सरफेस आपस में टकराएंगी तो डैमेज होगा। यही बात डेफिनेटली अवतार ने मद्देनजर रखी और इन 2 वर्टिब्री, लुक एट दिस पर्टिकुलर एनिमेशन, के इन 2 वर्टिब्री के दरमियान भी एक कुशन रख दिया। अगर मेरे पास टोटल 33 वर्टिब्री हैं तो उनके अंदर 32 ये वाले कुशंस प्रेजेंट हैं। ये वाले कुशंस इन 2 वर्टिब्री एक दूसरे से फासले पर भी रखते हैं। जब हम जॉगिंग करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं या बेंड होते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जिम्नास्ट आप देखें कितना अपने आप को रोल ओवर कर लेते हैं, तो इन सारे के सारे मूवमेंट्स में जितने भी जॉल्ट्स और जर्क्स लगते हैं उनको प्रिवेंट करने वाली एक डिस्क होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क।
वर्टिब्रल डिस्क, राइट। अगर आप इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को बाहर निकालें, लुक एट दिस, हमने यहां से इसको बाहर निकाल लिया, तो नजर आएगा कि इसके दो डिस्टिंक्ट जोन्स हैं। एक है इसका बाहर वाला रिंग, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इट इज कॉल्ड एज एनुलस। ये रिंग है, एनुअल का मतलब रिंग होता है, उसकी फॉर्म में है। और इसके सेंटर में एक लिक्विड फिल्ड स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस पल्पोसस, राइट। अब ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, इसका नाम पल्पी होने की वजह से पल्पोसस है। मेरा ख्याल है कि आपने डिफरेंट किस्म की ऑरेंज पल्प की एड्स भी देखी होंगी, विच इज वेरी सॉफ्ट, वेरी जेंटल। सो ये जो बिल्कुल सेंटर वाला जोन है, इट इज न्यूक्लियस पल्पोसस। इट इज नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग द, क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, बट ऑल्सो प्रिवेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ जर्क्स, जो कि इस दो वर्टिब्री के ड्यूरिंग मूवमेंट हमें फेस करने पड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बड़ी खूबसूरत शाहकार है। इन दो वर्टिब्री के दरमियान में डिस्क आप लोगों की पैदाइश के टाइम पे या आपकी यूथ में मैक्सिमम होता है, लेकिन जू हम बूढ़े होते चले जाते हैं तो हमारा कद भी छोटा चल जाता है, बिकॉज के न्यूक्लियस पल्पोसस आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक फुली मैच्योर ऑर्गेनिज्म का कद उसकी पीक यूथ पे देखें और उसको फिर बूढ़ी उम्र में देखें, तो में कुछ फर्क होता है। इट इज ड्यू टू ड्राइंग और डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बात समझ आई आपको? लेकिन इसमें प्रॉब्लम और भी आ सकती है, वो ये कि हम लोग एक ऐसा वेट उठा लें या हम कोई ऐसी मूव कर लें कि जो आपको याद है ये था स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, या हम इस पर ऐसा जोर लगा दूँ इसकी बियर या इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा या तरह का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है कि जो एनुलस मीन बाहर वाला रिंग था ये ब्रेक हो सकता है। इस रिंग की वजह से स्ट्रेंथ मिली हुई थी न्यूक्लियस पल्पोसस को, तो जब ये बाहर वाला रिंग ब्रेक हो जाता है तो ये न्यूक्लियस पल्पोसस भी फट जाता है, और ये वाले दो वर्टिब्री जो पहले दूसरे डिस्टेंस पर थे अब वो बहुत करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म को अपना बैलेंस बरकरार रखने में बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये दो आपस में मिले तो इससे पास वही नर्व भी डैमेज हो, ऐसा भी हो सकता है, और इस ऑर्गेनिज्म को पैरालिसिस भी हो सकता है, इसकी मूवमेंट किसी खास हद तक रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, इसके पाँव में नमनेस फील हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर डिस्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन नॉर्मल गेट बोलते हैं चाल को। समटाइम ऐसे होता है कि न्यूक्लियस पल्पोसस बस्ट हो जाती है, फट जाती है फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट में, तो हम सर्जरी करके इस पर्टिकुलर डिस्क को ऑल टुगेदर वहाँ से निकाल भी देते हैं। लेकिन अगर नहीं निकलेगी तो इट विल कॉज मोर इन्फ्लेमेशन बिकॉज इट इज लिविंग एंटिटी, और टू मेनी प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामिन ब्ला 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 चीज़ें वहाँ पर आएंगी जो जाके इस नर्व को इरिटेट करती रहेंगी। तो ये था हमारे पास डिस्क स्लिप के बारे में बात। अब जो सबसे अहम बात वो ये है, हमारे डियर स्टूडेंट्स, कि ऑलवेज आइडेंटिफाई योर लिमिट्स। कभी भी अपने वेट को अपनी लिमिट से ज़्यादा मत उठाएं। अगर आप वेट लिफ्टर्स को देखते हैं तो वेट लिफ्टर्स को ये स्पेशल एडवाइस होती है कि व्हेनेवर यू गोइंग टू लिफ्ट हैवी वेट्स, तो आप एक चौड़ी सी बेल्ट बांधे अपने खास तौर पे मोस्ट डेलिकेट रीजन ऑफ द बॉडी पे, दैट इज कॉल्ड एज अ वेस्ट। आपने देखा होगा कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं दे ऑलवेज वेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेदर बेल्ट अराउंड देयर वेस्ट, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्डाइलोसिस। अगर आप एक्सीडेंट को फेस करके आए हैं या आपने अपनी वेट बेरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उठा लिया है, तो फिर तो एक आधी डिस्क खराब होगी। तो उस वाले केस में तो सिर्फ एक या दो जो वर्टिब्री हैं वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर एक डिसऑर्डर आ जाए उसकी वजह से अक्सर जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं वो ख़त्म हो जाएं या फट जाएं या उनके में जो गैप है वो कम हो जाए, तो ये वाले वर्टिब्री मुझे फ्यूज होते हुए नज़र आए, तो इसे हम नाम देंगे क्या, स्पॉन्डाइलोसिस। तो ये क्या है, ये फ्यूजन है, ये बेसिकली फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री है। ये वर्टिब्री आपस में फ्यूज हो जाते, ठीक है। तो जाहिर इस वजह से ओवरऑल मुझे ये वर्टिब्रल कॉलम क्या रहेगी, कंप्रेस नजर आएगी, छोटी नजर आएगी। इसके लिए आमतौर पे हम लोग करते क्या हैं कि अगर ये खास तौर पर सिंपल एक ही डिस्क स्लिप है हमारे पास, तो फिर हम आमतौर पे एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है ट्रैक्शन। हम उससे ट्रैक्शन दे सकते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रैक्शन इसके दरम्यान में जो गैप है वो बढ़ सकता है। और अगर
इंफ्रारेड रेडिएशन लगाकर या फिर ट्रैक्शन देने के बाद या थोड़ी सी फिजियोथेरेपी करने के बाद अगर ये प्रोसेस ठीक ना हो तो फिर ज़ाहिर है एंड पे हमारी सर्जरी ही ऑप्शन बचती है. That's all for spondylosis and disc slip. Now we want to move to the last board, and that is for a very very severe disorder that is called as a sciatica. आइए देखते हैं what is sciatica. Look at this, my dear students. Again आपने इस एनिमेशन को देखना है. आपको हम सबसे पहले दिखा रहे हैं एक आप लोगों का हिप रीजन. इस हिप रीजन में आपको नजर आएगी डेफिनेटली सबसे लोअर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. हमने सबसे लोअर पार्ट को फोकस किस लिए किया है? बिकॉज कि यहाँ से हमारी एक लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज सियाटिक नर्व. नाम क्या सुन इसका? सियाटिक नर्व. सियाटिक नर्व जाहिर है ये हमारे लंबोसेक्रल रीजन से ओरिजिनेट होती है और फिर ये मूव करती है टूवर्ड्स द लोअर लिम्ब. अब होता ही है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर इन दो वर्टिब्रे के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है तो ये वाली नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाती है. जब ये नर्व कंप्रेस होगी तो डेफिनेटली एक पेन होगी एंड दैट वेरी पेन इज कॉल्ड एज सियाटिका, और इसे हम उर्दू में लंगड़ी का दर्द भी बोलते हैं. लंगड़ी का दर्द यानी लंगड़ी कर देने वाली दर्द. हम दिखना ये चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्या कोई और कॉज हो सकती है सियाटिका डेवलप होने की? तो आंसर ये है यस. आपको याद होगा छोटे होते हुए हमारी हिप पे टीका लगा करता था. अगर हिप पे इंजेक्शन लगाने वाला बंदा एक्सपर्ट नहीं है तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसकी जो लंबी नीडल है वो चुभ जाए, पियर्स हो जाए इनटू दैट वेरी नर्व, और इस पर्टिकुलर नर्व का एक पार्ट या सारी नर्व क्या हो जाए, डैमेज हो जाए. तो उस वाले केस में एक सीवियर किस्म की दर्द स्टार्ट हो जाती है, दैट इज डेफिनेटली कॉल्ड एज सियाटिका. या फिर अगर ये नर्व उस इंजेक्शन लगाते वक्त, जो इंजेक्शन लगा हमारी बटक पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या फिर ड्यूरिंग सर्जरी अगर ये वाली नर्व कभी कट जाए तो डेफिनेटली एक राबता मेरे स्पाइनल कॉर्ड का, मेरे ब्रेन का, मेरे फुट का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरी टांग कभी भी मूव नहीं कर सकेगी. क्या ख्याल है कि अगर हम इस पर्टिकुलर नर्व को रिपेयर करना चाहें तो ऐसा रिपेयर कर सकते हैं, सर्जरी करके रिपेयर की जा सकती है, लेकिन इसकी हीलिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है. हाउएवर जिसकी मदद से हम किसी डैमेज नर्व को रिपेयर कर सकते हैं. बहरहाल प्रीवियस कैसे हमारे नॉलेज में इन नर्व्स को रिपेयर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था. क्या हम पहचान सकते हैं कि किसी कोई पर्सन सियाटिका से मतलब सफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आंसर इज यस. वी कैन आइडेंटिफाई बाय मींस ऑफ इट्स सिम्टम्स. सिम्टम्स मीन इलामात. कौन कौन से इलामात है भाई? उसकी टो या पूरा पाँव, ये जो हिस्सा है ये हमारे पास, इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ शोइंग नम्बनेस, जैसे कीड़ियाँ सी निकली हैं उसकी सरफेस के ऊपर, ऐसा फील होता है. ठीक है. फिर इसके अलावा क्या होगा कि रेडिएटिंग पेन होगी. रेडिएटिंग मीन्स बाहर निकलने वाली. ये नर्व ये वाली पेन स्टार्ट कहाँ से? हिप रीजन से, और ये मूव करती जाएगी टुवर्ड्स द लेग, तो पूरी टांग के जो दर्द होती है. ठीक है. तो इस किस्म की दर्द को हम लोग क्या बोलते हैं? सियाटिका बोलते हैं. अब इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है? इसके जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, अगर इंजरी मैकेनिकल नहीं है, मतलब ये एक्सीडेंट में नहीं कट गई या सर्जरी में नहीं कट गई या इंजेक्शन लगाते हुए सुई की नीडल से अफेक्ट नहीं हो गई, मीन्स इसकी कॉज सिर्फ कंप्रेशन है, तो हम इस पर्टिकुलर नर्व को डीकम्प्रेस कर सकते हैं. और उस पर्पज़ के लिए हमें करनी होती है उसकी फिजियोथेरेपी. तो उस पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी की अगर मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं तो मेरे अपने व्यू में इट इज़ मोर बेटर दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेन किलर. तो बजाय कि आप पेन किलर खाएं, आप बिलीव इन एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करें और वो एक्सरसाइज अब थोड़े से लॉन्गर टाइम के लिए करें, तो डेफिनेटली आप लोगों की सियाटिका की जो पेन है वो ऑल टुगेदर ख़त्म हो जाएगी विदाउट टेकिंग अ सिंगल टैबलेट. राइट. नाउ वी वांट टू मूव टू द लास्ट डिसऑर्डर एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस. डिस्कस किया मैंने आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर पहले ही कि आर्थराइटिस क्या होता है. आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ द जॉइंट्स. और जब भी हम ITIS की बात करते हैं तो ये 5 चीज़ें होती हैं. बहुत सारा डिस्क्राइब किया मैंने आप लोगों को, आज भी रिवाइज किया था मैंने, कि जब ये 5 चीज़ें इकट्ठी तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर आइटस हो गया है, मीन्स देयर इज एन इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट. आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में आपको इस ऑर्गेनिज्म का जो जॉइंट है वो सूजा हुआ नज़र आ रहा है. ये डेफिनेटली रेड है. अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो ये डेफिनेटली दर्द भी कर रहा होगा, और जाहिर है कि अगर मैं इसका टेम्परेचर देखूंगा तो वो बाकी बॉडी के पार्ट से डेफिनेटली ज़्यादा होगा. तो ये जो 5 सिम्टम्स हैं ये मुझे कहने पे मजबूर कर रहे हैं कि यस इट इज़ बेसिकली व्हाट, आर्थराइटिस. और मैंने आपको भी बताया था कि अगर ये जो पर्टिकुलर आर्थराइटिस है ये सिर्फ जॉइंट तक महदूद है तो हम इसे क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस. लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे
हमारे इन जॉइंट्स के साथ साथ बोन्स भी मुतासर होना शुरू हो जाएं तो हम इसे नाम देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन अगर ये डिसऑर्डर मेरी छोटी जॉइंट्स का हो, पाँव के टोज का या फिंगर के टोज का, तो आमतौर पर फिर हम उसे क्या बोलते हैं, गाउट। उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गाउट। तो क्या हो सकता है, हमें हो सकता है सिंपल आर्थराइटिस, या फिर हो सकता है हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। और या फिर स्टूडेंट्स हमें क्या डिसऑर्डर हो सकता है, उसे हम नाम देते हैं गाउटी आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। अब मेरे पास इनमें से कोई सा भी डिसऑर्डर हो तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स, भाई या तो ये डिसऑर्डर होगा एक्यूट और या फिर ये होगा क्या, क्रॉनिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो एक्यूट का मतलब मेरे पास ही है जो अभी अभी हुआ है, और क्रॉनिक का मतलब है जो पुराना हो गया है। एक्यूट केसेस की जो मोस्ट कॉजेज होती है, मोस्टली जो कॉज होती है दैट इज बैक्टीरियल। तो इसकी वजह कोई ना कोई इन्फेक्शन होती है। तो अगर आपके पास कोई इन्फेक्शन है तो आप जाहिर है उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा आप यूज़ करेंगे डेफिनेटली, जब देर हो गई या बहुत ज़्यादा, तो फिर आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पेन किलर्स। आप पेन किलर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा देर तक, ख़ास तौर पे पेन किलर की एक टाइप होती है उसे बोलते हैं एनसेड, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स, समथिंग लाइक डिक्लोरान, समथिंग लाइक ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इनको बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकते हैं और एंट्राइटिस भी कॉज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप, अगर ये एक्यूट है तो आपको चाहिए ये कि आप उसके ऊपर कोल्ड फॉर्मेटिंग करें। कोल्ड फॉर्मेटिंग का मतलब यह है कि आप उस बर्फ़ की टकोर करें। जब लंबा अरसा हो जाए तो फिर डेफिनेटली आप इसकी हॉट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्लीज़ चेंज योर सेडेटिव स्टाइल। वो अगर आप एक वर्किंग ऑर्गेनिज्म है लाइक अस, जो एक ख़ास एनवायरनमेंट में एक लंबे पीरियड के लिए रहते हैं, तो दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक एटलीस्ट इन द मॉर्निंग और एटलीस्ट इन द इवनिंग। कभी ना कभी वो अपना टाइम जरूर स्पेयर करें और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके मोबाइल रखें, क्योंकि जितना आप लोग स्टैटिक हो जाएंगे किसी स्टैटिक मशीन की तरह से, आप उतनी जल्दी रस्टी हो जाएंगे। लेकिन जब आप मूवमेंट में रहेंगे तो योर membranes, they will receive some friendly messages from your body that will enable them to do more work and keep working for the longer period of time. अल्लाह ताला आप लोगों को सेडेटिव स्टाइल से बचाए और आप लोग वाकई ही मुझे बागों में ज़िंदगी में क्या करें, चहलकदमी करते हुए नजर आए। याद रखें जिस कौम के बाग आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं, और जिस कौम के हस्पताल आबाद है डेफिनेटली उनके बाग वीरान होंगे। इस दुआ के साथ कि आप हस्पतालों को वीरान कर दें और बागों को आबाद कर दें, आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।